तो आइए आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी पार्ट का, जो आज हम लोग चैप्टर 4, 5 और 6 को देखेंगे। चैप्टर 4, 5, 6 से जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आपका पहला 4 का जो प्रश्न है, बोला है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कारक उत्तरदायी है। तो आपने सुना कि पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों के सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भौम जल से क्या तात्पर्य है। भौम जल का तात्पर्य है भूमि के अंदर जल। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में अधिक से अधिक कृषि की सिंचाई की आवश्यकता होती है, मतलब वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। यही यहाँ सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयुक्त अगर कोई साधन है तो भौम जल है। यहाँ भौम जल का स्तर ऊंचा है, आसानी से प्राप्य है, अतः भौम जल का विकास सर्वाधिक यही कारण से हुआ है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ में आ गया होगा। ऐसे पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु सभी की सिचुएशन भौम जल स्तर के लिए सही है और वहाँ भौम जल स्तर का विकास सर्वाधिक हो गया। चलिए आज अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि लोगों पर संदूषित जल के पानी के उपयोग के क्या प्रभाव हो सकते हैं। अर्थात हमसे ये पूछा गया है कि संदूषित जल पीने से व्यक्ति को क्या असर हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के उपयोग न सिर्फ हम नहाने धोने के लिए करते हैं, बल्कि इसका उपयोग खाने के समय पीने के लिए, खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। यदि गंदा पानी होगा तो स्वच्छ खाना भी नहीं होगा, इससे शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। इससे कई प्रकार की बीमारी शरीर में पैदा हो सकती है, जैसे कि पीलिया बीमारी हो जाना, अतिसार हो जाना, हैजा हो जाना। ये सब कारण जल को गंदा होने से हो सकता है। तो इस तरह से मानव को या लोगों को गंदे जल प्रभावित कर सकते हैं। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है जल संभर प्रबंधन का संबंध क्या। जल संभर प्रबंधन क्या है। आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जल सांभर क्या है ये जान लेना चाहिए। जल सांभर का अर्थ है भौम जल की पुनः पूर्ति जहाँ से होती है वह क्षेत्र जल सांभर है। सबसे पहली बात कि जल की पुनः पूर्ति, भौम जल की पुनः पूर्ति जहाँ से होगी वह क्षेत्र जल सांभर है। और जल सांभर जल को पूर्ति करने की एक विधि है। इस बात को समझ में आ गया होगा कि जल सांभर एक जल की पूर्ति करने की विधि है। जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है इसे, और इसके लिए तालाब, कुआं द्वारा पानी को बहने से रोक दिया जाता है। अर्थात पानी जब बह रहा हो तो हम तालाब से कनेक्ट कर देते हैं, कुआं से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि पानी उस क्षेत्र में चला जाए जहां हमको जाना चाहिए, और फिर वही जल भौम जल में अर्थात नीचे के जल में चला जाता है। इस तरह से जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। तो आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा। जल संचयन हो पाता है, जल का पुनः पूर्ति हो पाता है। इस विधि से जल का विवेकपूर्ण उपयोग होता है और ऐसा उपयोग जीवन भर चलता रहेगा। इसीलिए यह प्रक्रिया सतत पोषणीयता को बढ़ावा देगा। स्वाभाविक है कि वह संसाधन का वैसा उपयोग जो हमेशा चलता रहे, उस उपयोग को हम सतत पोषणीयता कहते हैं, या ऊर्जा का वैसा उपयोग जो हमेशा चलता रहे उसे ही हम सतत पोषणीयता कहते हैं। यह जल जो है यह सतत पोषणीयता को बढ़ावा देगा, जिससे कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो सही होगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण के लिए फ़ायदा होगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था को भी कारगर बनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इसीलिए हमें जल सांभर के बढ़ावा देने के लिए सभी को जागरूक करना चाहिए। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपसे क्या बोला? अगला प्रश्न आप चैप्टर नंबर 5 से होगा। चैप्टर नंबर 5 को समझते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपसे बोला है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, और नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों का नाम लिखना है। ये प्रश्न है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैसे रेडियोधर्मी पदार्थ जिसके नाभिक से टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके नाभिक के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही नाभिकीय ऊर्जा होती है। जैसे थोरियम की नाभिक टूटने से, यूरेनियम की नाभिक टूटने से, प्लूटोनियम की नाभिक टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। आशा करते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है आप समझ गए होंगे। भारत में कुछ नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है जो हम आपको अभी बताएंगे। नंबर 1 तारापुर जो महाराष्ट्र में है, रावतभाटा जो राजस्थान में है, कैगा जो कर्नाटक में है, काकरापारा जो गुजरात में है, और कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है। आशा करते हैं इस बात को भी आप समझ और सुन लिए होंगे। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोला है? बोला है अलौह धातु के नाम बताएं, अनेक स्थानिक वितरण की विवेचना, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना करें। अर्थात अलौह धातु कौन कौन से होते हैं ये पूछा है, और वे किस स्थान पर कौन से अलौह धातु मिलते हैं, इसकी बात आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसी धातु जिनमें लोहे की मात्रा नगण्य हो या 9 के बराबर हो वह अलौह धातु है। जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, बॉक्साइट, ये सभी अलौह धातु के उदाहरण हैं। बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा इसका सबसे प्रमुख स्थान रखता है। वही सोना की बात करें तो कर्नाटक में सोने का उत्पादन होता है। वही तांबा की बात करें तो राजस्थान में होता है। वही चांदी की बात करें तो मध्य भारत के कुछ राज्यों में होती है। तो ये सारे अलौह धातु के उदाहरण थे, और मैंने अलौह धातु के विषय में आपको बता दिया है। आशा करते हैं आप इसको सुन लिए होंगे, और 2-3 बार अगर सुनेंगे तो 100% ये बात आपको याद हो जाएगी। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। ऊर्जा के पारंपरिक होगा, प्रारंभिक नहीं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वैसी ऊर्जा जिसका आधार प्राकृतिक हो, हम ऊर्जा वैसे देने वाले ऊर्जा को हम अपारंपरिक स्रोत में रखते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, ये सारे ऊर्जा के अपारंपरिक तथा गैर पारंपरिक स्रोत हैं। आपको इतनी बात याद रखना है, और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। आशा करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखे। तो जल विद्युत पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक डेटा माइंड में विकसित होना चाहिए। जो आपको ध्यान रखना है कि आखिर जल विद्युत क्या होता है, जल विद्युत से क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हो सकते हैं देश को, जल विद्युत प्राप्त करने के लिए देश को क्या चुनौतियां हो सकती है, क्या सरलताएं हो सकती हैं। तो आइए हम जानते हैं जल विद्युत से संबंधित चीज़ों को। जल विद्युत अर्थात जल से प्राप्त विद्युत को हम जल विद्युत कहते हैं। जल के द्वारा विभिन्न तकनीकों के जरिए जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो इसे ही हम जल विद्युत कहेंगे। जल विद्युत भारत में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, अर्थात जल से विद्युत निकालने की अपार संभावनाएं हैं। जल से विद्युत बनाया जा सकता है भारत में, और वर्तमान डेटा की अगर और ध्यान दें हम, तो भारत में आज भी ऊर्जा के लिए गैर निर्भर रहना पड़ रहा है। अर्थात आज भी हम ऊर्जा के लिए किसी न किसी रूप से दूसरों पर निर्भर है, जबकि हमारे पास अपार संभावनाएं जल से ही ऊर्जा उत्पन्न करने की हैं।
तो आइए हम जानते हैं कि वे संभावनाएं कौन सी हैं और कैसे हम जल से जल विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। बात करें यदि हम उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत की समतल मैदान में बहने वाली सदा नीरा अर्थात सालों भर बहने वाली नदी को हम सदा नीरा कह रहे हैं। इनसे हम जल इनके धारा से प्राप्त कर सकते हैं। इनके धारा पर टरबाइन लगाकर हम जल विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर बात कर ले हम उत्तर पूर्व पहाड़ी इलाके की, तो उत्तर पूर्व पहाड़ी इलाके में भी झरने हैं जो बराबर जल की धाराएं दे रहे हैं। उस गिरती हुई झरना से भी हम जल की प्राप्ति कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं हम दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में भी कुछ पठारी नदियाँ हैं जो हमेशा बहती रहती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती। इन सभी से हम जल विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। इतना अपार संभावनाएं होते हुए भी भारत में ऊर्जा के लिए हम दूसरों पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास तकनीक और पैसे का अभाव झलकता है। तो हम आइए चलते हैं, हम इन सभी चुनौतियों के बारे में समझते हैं कि आखिर इसमें क्या चुनौतियां हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल से विद्युत प्राप्त करने के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार यहाँ तक चुप है। हमारी सरकार कई परियोजनाएं जल विद्युत से जल निकालने के लिए कई परियोजना लाई हैं, जिसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अर्थात नदी घाटियाँ बनाई गई हैं, बांध बनाए गए हैं हमारे देश में, ताकि उनसे न सिर्फ सिंचाई किया जाए, उससे जल भी उत्पादन किया जाए। डैम भी बनाए गए हैं जिससे सिंचाई करने के अलावा विद्युत बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि लगभग हमको लग रहा है 1/4 विद्युत अभी भी जल विद्युत से ही प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे भारत में ये कम है। जितना अनुकूल संसाधन है उसकी अपेक्षा करें तो कम है, क्योंकि हम चाहे तो और भी चीज़ें हैं जो जल विद्युत से हम जल से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जल विद्युत से निकला ऊर्जा आज भी फैक्ट्रियों, उद्योग धंधे में कारगर साबित हो रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार को इस पर और जोर देने की ज़रूरत है। और अगर सरकार इस पर जोर देती है तो 100% है कि हम अर्थव्यवस्था को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और अपने देश को एक विश्व में नाम दिला पाएंगे। तो जल विद्युत से संबंधित ये आपका निबंध में हम लास्ट में निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जल विद्युत हमारे लिए एक कारगर ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, यदि हमारी सरकार इस पर सही तरीके से और सही दिशा में काम करे और तकनीकों पर ध्यान दे करके काम करे। आशा करते हैं इस बात को समझ गए। आइए चैप्टर 7 को समझते हैं। चैप्टर 6 को समझते हैं। चैप्टर 6 में है आपका पहला प्रश्न कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। जैसा कि हम सतत पोषणीयता की परिभाषा पहले ही आपको बता दिए हैं कि वैसा विकास जो हमारे पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए बिना हम अगर विकास करते रहेंगे तो वह विकास एक सतत पोषणीयता विकास कहलाएगा। अर्थात किसी भी संसाधन का हम उपयोग करते हैं, अगर उसका उपयोग इस तरह से कर रहे हैं कि आने वाले जो हमारे पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर पाएंगे, तो ये विकास सतत पोषणीय विकास में आता है। आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और यह कार्यक्रम देश में